हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। वेरी वार्म वेलकम टू योर विजय धनुष बैच, जहां हम आपका सेक्शन बी कर रहे हैं फॉर योर पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स ईएसआई एक्ट 1948 करेंगे। आपके जैसे कि 4 चैप्टर्स, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ईपीएफ एक्ट एंड ईएसआई एक्ट, ये 4 चैप्टर्स मिलाकर 10% वेटेज कैरी करते हैं। लगभग 14 एक नंबर का पेपर यहाँ से एग्जाम में हमको दिखने को मिला है प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, जिस वजह से हम इन चैप्टर्स को स्मार्टली कर रहे हैं थ्रू माय समरी नोट्स। ओके, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑन सीएमए सारथीज वेबसाइट एंड इन सीएमए सारथीज ऐप। आप विजय धनुष बैच में अपने आप को जाकर एनरोल करा सकते हो फॉर ओनली ₹2, जहां आपको चारों सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। Okay, now without any further ado, let's get going and in next session हम कोड ऑफ वेजेस करेंगे, जो हम प्रॉपर नोट से ही करेंगे क्योंकि खाली वो एक इंडिविजुअल चैप्टर 5% वेटेज कैरी करता है। चलिए, now let's start with एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इस एक्ट को लाने का एजेंडा, इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या है। इस एक्ट को लाने का पर्पस है कि सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है एम्प्लॉयज को। जैसे कि हमने कहीं ना कहीं पीएफ में इसके बारे में बात करी, कहीं ना कहीं ग्रेचुटी में इसके बारे में बात करी कि भाई साहब, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उन्हें सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये एक्ट का भी यही पर्पस है। एप्लीकेबिलिटी, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। यस, और कौन, जैसे हमने देखा था कि 20 लोग से ज्यादा होंगे अगर पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं पावर का इस्तेमाल कर रहे हो 10 लोग से ज्यादा होंगे, ऐसी बातचीत हमने करी थी जब हम पीएम एटसेट्रा रहे थे, और वो वैसी बातचीत हम ईएसआई के अंदर ही पढ़ेंगे। बट एप्लीकेबिलिटी, इट इज ऑल ऑफ इंडिया, देयर इज नो एक्सेप्शन। ओके, बेनिफिट कवर्ड, क्या बेनिफिट होता है इंश्योरेंस कराने से, जो ईएसआई बोल रहे हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से, कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं यहाँ पर। इलनेस कवर होता है, मिटर्निटी कवर होता है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, मतलब काम कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के दौरान आप कोई काम कर रहे थे, उस समय आपको इंजरी हो गई है, यार आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वाइफ हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स इन लॉ हो सकते हैं अगर वो सफाइज कर रहे रिक्वायरमेंट, डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है। यस, उनके मेडिकल बेनिफिट्स भी यहाँ पर कवर किए जा सकते हैं। नाउ अब ये डिपेंडेंट की डेफिनेशन, डिपेंडेंट में क्या क्या आएगा, वो जैसे जैसे हम चैप्टर के आगे बढ़ेंगे कौन कौन कवर होता है, वो धीरे धीरे आपको चीजों पे क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। Okay, and the target group is, what the target groups are also spoken about in Employee State Insurance Act 1948, which we are going to eventually study. ठीक है, तो अभी तक बात हमें जो समझ में आई वो ये है कि ईएसआई एक्ट 1948, जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, इसका एजेंडा ये है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं ये एम्प्लॉयज को। जो बेनिफिट्स यहाँ कवर होते हैं वो है इलनेस, मेटर्निटी, एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो इंजरी हो रही है, और डिपेंडेंट्स का मेडिकल बेनिफिट भी यहाँ मिलता है। एप्लीकेबिलिटी और टारगेट ग्रुप्स के बारे में भी इस एक्ट में बात हो रखी है, तो चलिए एक एक करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के क्या क्या, इस एक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हेल्थ सिक्योरिटी, क्योंकि इलनेस कवर हो रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये मेडिकल बेनिफिट दे रहा है जब आपकी तबीयत खराब है, जब लेट्स से आपको किसी प्रकार की चोट लग गई है, तो इलनेस और इंजरी दोनों कवर हो रही है। मेटर्निटी सपोर्ट मिल रहा है, मतलब लेट्स से देयर इज अ वुमन who has just delivered a baby, और मैटरनिटी एक्ट में तो प्री डिलीवरी भी कवर होता है, बट उतना हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं उतनी डिटेल में आपको नहीं लेकर जाऊंगी। यस, अब 26 वीक्स के लिए हमको मिलती है मैटरनिटी सपोर्ट, तो ये जो सपोर्ट मैटरनिटी में चाहिए, ये ईएसआई एक्ट वहां पर भी इंश्योरिटी देता है। सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, ऑफर लॉन्ग टर्म कवरेज, एम्प्लॉयमेंट, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रिस्क, जैसे काम करते हुए कोई इंजरी आ गई फॉर एग्जाम्पल, है ना। एंड फैमिली बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट क्योंकि डिपेंडेंट को भी तो मेडिकल बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर फैमिली बेनिफिट भी है, एक्सटेंड मेडिकल कवरेज टू डिपेंडेंट्स एंड रिटायरीज। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कहीं ना कहीं जो कवरेज हमने पढ़ी थी, इलनेस या काम करते हुए जो इंजरी हो जा रही है, या आपकी डिपेंडेंट का मेडिकल कवरेज मिल रहा
है ना, या मेटर्निटी वाली बात, वो चारों को हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा और उसको उसका संधि विच्छेद उसको डिटेल में समझा कि अगर इलनेस हो रही है, कहने का मतलब है आपको कहीं ना कहीं सेफ्टी नेट मिल रहा है, आपको हेल्थ सिक्योरिटी मिल रही है। हेल्थ सिक्योरिटी में इलनेस और इंजरी दोनों कवर करेंगे, मेटर्निटी में मेटर्निटी सपोर्ट एक्सटेंड हो रहा है, सेफ्टी नेट में आपको लॉन्ग टर्म कवरेज मिल रही है फॉर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रिस्क, और जो लास्ट है आपका जहां डिपेंडेंट की बात हो रखी है, उसको अपने फैमिली का बेनिफिट्स में कवर कर लिया है। एक्सटेंड किया जा रहा है मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिकल कवरेज किसको, डिपेंडेंट पर और रिटायरीज को। बेनिफिट क्या है मेरे बेटे, बेनिफिट तो अभी तक हमने क्या क्या बातें पढ़ी, हमने समझा ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये एक्ट क्या क्या कवर करता है। पहले तो हम इसकी पर्पस के बारे में बात करते हैं, एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कवरेज के बारे में बात करते हैं और टारगेट ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, उन चारों ऑब्जेक्टिव्स को हमने कवरेज के साथ रिलेट करते हुए बात करी, जो कि है सबसे पहले आपको हेल्थ सिक्योरिटी मिल रही है, फिर मेटर्निटी में सपोर्ट मिल रहा है, फिर साथ ही साथ आपको सेफ्टी नेट मिल जा रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रिस्क से, और फैमिली को भी बेनिफिट मिल रहा है। अब जो यहाँ बेनिफिट्स कवर होते हैं इस एक्ट के अंदर, आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो इंश्योर्ड एम्प्लॉय है इस ईएसआई एक्ट 1948 के अंदर, जो इलनेस होती है वहां पर कैश और मेडिकल केयर दोनों मिलता है, पैसा भी मिलता है और मेडिकल केयर भी मिलती है। मेटर्निटी में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर लीव पेड लीव्स मिलती हैं, पेड लीव्स मिलती हैं प्लस मेडिकल केयर भी मिलता है। अगर काम करते हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट आपकी कोई तबीयत खराब हो जाती है, आपको चोट लग जाती है, किसी तरह की इंजरी हो जाती है, जिस वजह से आपको डिसेबिलिटी हो जा रही है, अब वो आप काम नहीं कर पाएंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या काम करते हुए डेथ हो गई किसी एम्प्लॉय की, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो वाले बेनिफिट तो मिलेंगे ही। एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जो इंजरी हो रही है उसी के साथ साथ आपको मेडिकल केयर मिलेगी, लेट्स से डिसेबिलिटी हो रही है, रिहैब सर्विसेज मिलेगी कि भाई साहब आप वापस ठीक हो पाओ, रिहेबिलिटेट हो पाओ। तो ये इंश्योर्ड एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। आंखें बंद करो, मेरे साथ बोलो, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज हु आर कवर्ड अंडर ईएसआई एक्ट। तो तीन बातें करेंगे हम, इलनेस से रिलेटेड बात करेंगे जहां कैश भी मिल रहा है, केयर भी मिल रही है, मेटर्निटी से रिलेटेड बात करेंगे जहां पेड लीव भी मिल रही है और केयर भी मिल रही है, मेडिकल केयर। फिर हम एम्प्लॉयमेंट इंजरी के बारे में बात करेंगे जहां डिसेबिलिटी और डेथ बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ आपको केयर मिल रही है, जस्ट इन केस डिसेबिलिटी हुई है तो मेडिकल केयर मिलेगी और रिहैब सर्विसेज भी मिलेगी। आंख बंद करके क्या आप ये चार्ट को इमेजिन कर पा रहे हैं? अगर इमेजिन कर पा रहे हैं आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं, इसका मतलब आपका 100% फोकस यही है और ऐसा ही होना चाहिए। और जब आपको मैं पूरा ये चैप्टर करा दूंगी, आपको अपना स्टडी मैट उठाना है जो इंस्टीट्यूट ने आपको दिया हुआ है और उसका रीड लगाना है, ताकि हेडिंग्स तो आपको पता है कि किस कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके अंदर आंसर लिखना क्या क्या है, बट उसकी डिटेलिंग्स लिखने के लिए पढ़ा होगा तभी तो लिख पाओगे, है ना। मतलब जैसे अगर मैंने आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करते हो, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हो, या सोगा के बारे में बात करते हो, एनआई के बारे में बात करते हो, ये वाले एक्ट्स मैंने आपको बहुत डिटेल में प्रॉपर नोट्स के साथ दिए। अब ये चैप्टर्स क्योंकि 4 चैप्टर 10% वेटेज कैरी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़कर चले जाएंगे, तो हम पढ़ तो रहे हैं इन्हें, बट स्मार्टली क्लास में शॉर्टर ड्यूरेशन में इसको पढ़ रहे हैं, ताकि पोस्ट द सेशन आप थोड़ा सा कंटेंट रीड लगाएं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, एंड यू आर गुड टू गो फॉर दीज चैप्टर्स। प्लस जल्द ही हम आपके लिए मैराथन्स भी लेकर आ रहे हैं। And if you are appearing for December 25 examination and you think that you need more support, then there is currently offer going on जहां आप प्रगति no sorry the coupon code I'll provide it to you in the comment box. Okay, it is some 40, early 40 or something like that. I'll let you know about the code. You can avail 40% off on December 25 courses, जहां आप हमारे पेड कोर्सेज में आकर सारे बढ़िया से अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हो. I'll let you know the code in the comment box and also in the description box. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और विजय धनुष से अपनी विजय की तैयारी करते हैं.
Okay, now what are the coverage and eligibility? जो कवर्ड ग्रुप्स है, बेसिकली जो हमने ये टारगेट ग्रुप बोला था ना कि यहाँ पर क्या 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 बात हो रही है इस एक्ट के अंदर, तो अब हम कवर्ड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। कौन लोग ये इस एक्ट में आ जाते हैं? एम्प्लॉयज आ जाते हैं जो कि ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। पूरा ईएसआईसी कवरेज मिलता है ऐसे एम्प्लॉयज को जो ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। लीगल डिपेंडेंस में आपका वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, इसलिए स्पाउस बोल रहे हैं कि वाइफ काम कर रही है तो हस्बैंड हो जाएगा, हस्बैंड काम कर रहे हैं तो वाइफ हो जाएगी। चिल्ड्रन, विडोड मदर, मतलब आपकी मम्मा अगर आपके पापा नहीं है तो, ओके ये सब आ जाते हैं लीगल डिपेंडेंस, इनको भी मेडिकल केयर मिलती है। दिस इज द बेनिफिट दैट इज कवर्ड अंडर ईएसआई एक्ट 1948। अगर रिटायर्ड इंश्योर्ड पर्सन है, बट ध्यान ये दीजिएगा, रिटायर्ड इंश्योर्ड पर्सन जरूरी है, इट इज अ मस्ट कि उन्होंने जो रिक्वायर्ड इयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन है ऑफ देयर सर्विसेज वो उन्होंने दी हुई हो, तो उनको मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है प्लस कंट्रीब्यूशन। तो ध्यान से मेरे साथ आप अपनी आंख बंद कीजिए और पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए कि ईएसआई एक्ट 1948 में अभी तक हमने क्या पढ़ा। मैम पहले तो आपने हमको पर्पस बताया, फिर एप्लीकेबिलिटी बताई, फिर कवरेज बताया, फिर टारगेट को बताया, फिर ऑब्जेक्टिव बताया। जो कवरेज था उन चारों को हमने संधि विच्छेद इलैबोरेटेड वे में समझा। फिर हमने बेनिफिट समझे। बेनिफिट्स में कौन कौन लोग आ जा रहे हैं उन सब के बारे में हमने बात करी है ना। बेनिफिट्स में आपके इलनेस के बारे में बात करी है, आपकी मेटर्निटी के बारे में बात करी है और एम्प्लॉयमेंट इंजरी के बारे में बात करी है। उसी के साथ साथ इंडिविजुअली की इलनेस में कैश और मेडिकल दोनों आ जाता है, मेटर्निटी में आपका पेड लीव और मेडिकल केयर दोनों आ जाता है, और एम्प्लॉयमेंट इंजरी में डिसेबलमेंट और डेथ के रिलेटेड बेनिफिट्स तो है, उसके अलावा आपको मेडिकल केयर मिल सकती है, रिहैब सर्विसेज मिल सकती है। ये बातचीत हम कर चुके हैं। जो अभी अभी हमने कवरेज के बारे में बात करी वो ये थी कि कौन कौन लोग कवर होते हैं। कवर्ड ग्रुप कौन कौन से? एम्प्लॉय खुद है, उनके लीगल डिपेंडेंट्स है, और रिटायर्ड इंश्योर्ड पीपल के बारे में बात हो रखी है। जो एम्प्लॉय खुद है वो वाले एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहे हैं जिन फैक्ट्रीज में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो एम्प्लॉयज कवर हो जाते हैं यहाँ पर, उनको पूरा ईएसआईसी कवर मिलता है। जो लीगल डिपेंडेंट ऐसे स्पाउस हो गई, विडोड मदर हो गई, चिल्ड्रन हो गए, है ना, इससे और भी हो सकते हैं लीगल डिपेंडेंस, इनको भी मेडिकल केयर मिलने वाला है। दैट्स द बेनिफिट दैट इज given to the people who are covered under ESIC. That's the coverage that is provided. Plus जो retired insured employees है, retired insured person actually हो जाएंगे वो, क्योंकि अब तो रिटायर हो गए हैं। उन्होंने अगर अपनी कंट्रीब्यूशन एज पर द रिक्वायर्ड एज क्राइटेरिया दिया है तो हाँ उनको मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है और कंट्रीब्यूशन भी मिलता है। ठीक है, आई होप ये बातचीत अभी तक आपका ब्रेन अच्छे से प्रोसेस कर चुका है। बहुत सारी बातचीत नहीं करी है, बट जितनी बातचीत करी है उतनी बातचीत आप लर्न करने हुए आगे बढ़ते चले जाने चाहिए। कंसेप्चुअली हमें करना है, बट उसके साथ साथ हमें लर्न भी करना है, क्योंकि हमारा थियरी सब्जेक्ट है। यस, अभी एसआईसी का स्ट्रक्चर क्या है, क्या अथॉरिटीज है, क्या गवर्नेंस है, ये बात करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ से आपसे एमसीक्यू भी सेपरेटली पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारे पास ईएसआईसी आती है, जो कि सेंट्रल बॉडी है। इस सेंट्रल बॉडी के फर्दर 3 बच्चे हैं या 3 ब्रांचेस बोल सकते हैं। हमारे पास रीजनल बोर्ड है, हमारे पास लोकल कमिटीज है, हमारे पास मेडिकल बोर्ड्स भी हैं। ध्यान से मेरे साथ बहुत प्यार से इस ईएसआईसी स्ट्रक्चर को लर्न करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आना डिफिकल्ट है, बट कंबाइन किया जा सकता है कि बता दीजिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ईएसआई एक्ट का बेनिफिट्स क्या है, और ईएसआईसी का कवरेज स्ट्रक्चर बता दीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आपको ईएसआईसी का ढांचा पता होगा, उसके अंदर की बातचीत आपने पढ़ रखी होगी अपने मर्सिडी मैट से, तो आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर दे पाएंगे। तो आपने क्या बोला? आपने बोला मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ईएसआईसी आता है, जो कि सेंट्रल बॉडी है, और उसके आगे 3 बच्चे हैं, 3 ब्रांचेस हैं। 3 ब्रांचेस में हमारे पास रीजनल बोर्ड्स हैं, हमारे पास लोकल कमिटीज हैं, और हमारे पास मेडिकल बोर्ड्स भी हैं। आंखें बंद कीजिए, फिर से एक पिक्चर क्रिएट कीजिए।
फिर से एक पिक्चर क्रिएट कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ESIC है जो कि सेंट्रल बोर्ड है, और उसके अंदर अपन के पास 3 ब्रांचेस है। हमारे पास रीजनल बोर्ड है, हमारे पास कमिटी है, लोकल कमिटी है जिसे बोल रहे हैं, मतलब इस कमेटी को लोकल कमिटी बोल रहे हैं। एंड देन वी ऑल्सो है मेडिकल बोर्ड्स। ओके, तो 3 कौन कौन से हैं मेरे साथ, फिर से एवरीबॉडी कम ऑन, एवरीबॉडी, रीजनल बोर्ड, local committee and medical board. And I want you guys to write in the comment box now अभी के अभी लिखो ESIC के स्ट्रक्चर में सेंट्रल बोर्ड के अंदर 3 कौन कौन सी स्ट्रक्चर, 3 कौन कौन से बोर्ड्स आ जाते हैं। तीनों लिखेंगे, मेडिकल बोर्ड भी लिखेंगे, रीजनल बोर्ड भी लिखेंगे, लोकल कमेटी भी लिखेंगे, और लिखने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। देखो जब आप लिखते हो ना तो आप यूनिवर्स को, अपने ब्रेन को इससे अलाइन करते हो कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो हम तो कर देंगे, मचा देंगे। दिसंबर 2025 में ESIC से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ना कोई MCQ ना कोई लंबा क्वेश्चन, बट जून 2025 में हमारे को यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दिया है। नाउ सेइंग दैट आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन हम कोई गेस वर्क कर रहे हैं, पिछली बार उस पर एक बार नहीं आया फिर आया फिर नहीं आएगा, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं ना। विद फुल मोटिवेशन, विद फुल डेडिकेशन आई एम टीचिंग यू दिस चैप्टर एंड आई वांट सिमिलर काइंड ऑफ इनपुट्स फ्रॉम योर एंड ऑल्सो। बिल्कुल गैस वर्क नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। हमको नहीं पता कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, 10% की ब्लॉकेज है, बट हम वर्ड स्मार्ट ले रहे हैं, बस इतना हम अपने तरफ से कर रहे हैं। ठीक है, चलो लिख लिया, आई होप आपने लिख लिया होगा। कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, जो कंट्रीब्यूशन ऊपर बोला था रिटायर्ड वाला, यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन बोल रहे थे, है ना। तो ये कंट्रीब्यूशन है ही क्या, कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीब्यूशन सोर्स एम्प्लॉयर की तरफ से जो जिसके आप काम कर रहे हो वो देता है, जो भी आपकी वेजेस है उसका 3.25% देता है, जो भी आपकी वेजेस है उसका 3.25% देता है। जो एम्प्लॉय खुद है वो देता है 0.75%। तो मतलब दोनों मिलाकर 4 हो जा रहा है। तो टोटल कितना है, 4, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 4, जिसमें से थोड़ा एम्प्लॉई का खुद है और ज्यादा एम्प्लॉयर का है। 0.75 एम्प्लॉय का है, 3.25 माइनस करोगे ना तो बहुत सिंपल सा फिगर है, 3.25 एंड 0.75 एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन आप सबके लिए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, एक और बार कमेंट बॉक्स में। आई होप आप ऑलरेडी लिख चुके हैं ESIC का स्ट्रक्चर, जहां मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी आपने लिखना था, और तीनों ब्रांचेस, तीनों जो बातें, बॉडीज, कमिटीज आ जाती हैं वो भी लिखनी थी ESIC का स्ट्रक्चर के अंदर, जहां आपने रीजनल बोर्ड लिखा, आपने मेडिकल बोर्ड लिखा और लोकल कमिटी लिखा। अब आपको लिखना है कि कंट्रीब्यूशन बताना है ESIC में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, बस सिर्फ परसेंटेज लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे एम्प्लॉयर, यहाँ पर एम्प्लॉय, और टोटल 4 होता है। ये लिखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम के साथ CM में लिखा देंगे अपने नाम के आगे, और अपना नाम के साथ मुझे आंसर लिखेंगे, ताकि मुझे पता चले मेरे से कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की ID से क्लासेस अटेंड करते हैं। बट आई वांट यू योर नेम आल्सो टू बी देयर, एंड लेट्स pronounce it to the universe that you are ready, you are declaring it today कि मैं इतने अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मैं इतने अच्छे से पढ़ रही हूँ कि अगर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए मैं उसे कर दूंगा, मैं उसे कर दूंगी, और बेहतरीन नंबर लेकर आऊंगी, बेहतरीन नंबर लेकर आऊंगा, और अपना आने वाला अटेम्प्ट उज्जवल बनाऊंगा। ठीक है, करोगे ना। तो अभी मैंने आपसे 3 बातें बोली है, एक तो आपको ESIC का कवरेज का तीनों बॉडीज, बोर्ड और कमेटी के बारे में लिखना है, दूसरी बात लिखनी है कंट्रीब्यूशन ESI में कितना रहता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इक्वल्स टू 4, अपना नाम CM में और अपना नाम। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ एप्लीकेबिलिटी बढ़ते हैं, कौन कौन लोग, क्या क्या फैक्ट्रीज, क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो जाने से ESI एक्ट 1948 आप पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो जो ESI एक्ट के अंदर कवर होते हैं वो है फैक्ट्रीज, चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड ही क्यों ना हो। अब यहाँ से आपसे पूछ लेंगे ट्रू फॉल्स, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो फैक्ट्रीज होती हैं वो ESI एक्ट के अंदर कवर होती हैं, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ओन नहीं होती है। क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है? यू नो इट इज फॉल्स, बिकॉज यहाँ पर तो इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ओन फैक्ट्रीज एज वेल। अगर 10 वाला क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है तो हाँ यहाँ पर भी एप्लीकेबिलिटी हो जाती है ESIC की, ESIC नहीं ESI की।
है ना। बट यहाँ पर सीजनल फैक्ट्रीज इंक्लूड नहीं होती है, और ये भी एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आई होप हमेशा की तरह जैसे कि मैं आपको गाइड करती आ रही हूँ, आपको चैप्टर का नाम लिखना है ईएसआई एक्ट, उसके अंदर 2 पेजेस छोड़ने हैं, 3 पेजेस छोड़ दीजिए, और एमसीक्यू टॉपिक्स 1 पेज छोड़ दीजिए। सेक्शन, यहाँ बहुत सेक्शंस है नहीं, 1 पेज में हो जाएगा, ठीक है। और 1 पेज बना लीजिए आप केस लॉज का, और फिर बाकी पेजेस में आपसे जो मैं बड़े टॉपिक्स बोलती हूँ किसे लिखना चाहिए, आपको पिक्चर क्लिक करके इधर मेरे साथ शेयर करो। ऑन लॉ बाय सीएमए दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप, या फिर हमें आप सीएमए सारथी के इंस्टाग्राम हैंडल पर भी भेज सकते हो, टैग कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप और हम साथ में एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो, यहाँ पर अपना कमेंट लिखते हो, थोड़े बहुत काइंड वर्ड्स अपने इनपुट्स लिखते हो, तो हमें भी, मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मेरे बच्चे, जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, जो समय मैं दे रही हूँ, उसका सदुपयोग कर रहे हैं, तो मुझे और अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाना है। यस, तो हमने क्या बोला, एप्लीकेबिलिटी क्या है, कवरेज हो रहा है फैक्ट्रीज का, और इसमें इंक्लूड हो जा रही है पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट ओन भी, बट एक्सक्लूडेड है सीजनल फैक्ट्रीज, प्लस नोटिफाइड इस्टेब्लिशमेंट्स भी कवर हो सकती है। अगर सरकार ने नोटिफाई किया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन पे ईएसआई एक्ट 1948 लगेगा, तो लगेगा। इट कुड बी सम इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, या कोई और क्लासेस जैसे कि नोटिफाई करी गई है सरकार द्वारा। वो सरकार कौन होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का में तो हम लास्ट 3 सेशन से कॉन्टिन्यूअस बात कर रहे हैं, कहाँ सेंटर है कहाँ स्टेट है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में कोई बात करनी चाहिए, ठीक है। अदर क्लासेस एज नोटिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद ईएसआईसी, और ईएसआईसी का हमने स्ट्रक्चर भी समझ लिया है, जहाँ रीजनल बोर्ड भी है, जहाँ मेडिकल बोर्ड भी है, और जहाँ लोकल कमिटीज भी है। तो क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कौन यहाँ इंक्लूड होता है, एप्लीकेबिलिटी किस पे है, एप्लीकेबिलिटी फैक्ट्रीज पे। 10,000 लोग हो जा रहे हैं उस फैक्ट्री में, और यहाँ पे गवर्नमेंट वाली भी इंक्लूड हो जाती है, बस सीजनल वाली इंक्लूड होती है। इसके अलावा नोटिफाइड अगर किसी से हुआ, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे कमर्शियल हो, और कोई और भी हो सकते हो, एग्रीकल्चर भी हो सकते हो, कोई और क्लास भी हो सकती है, जैसे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, इन कंसल्टेशन विद ईएसआईसी हुआ है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल हुआ है। इफ स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइज, अगर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से नोटिफिकेशन आना चाहिए जिस एस्टैब्लिशमेंट पे आप ईएसआई एक्ट लगाना चाह रहे हो। एम आई क्लियर? यस, ठीक। ऑलरेडी कवर्ड यूनिट स्टेज कवर्ड, एक बार आप कवर हो गए ना ईएसआईसी में, ईएसआई एक्ट में 1948 के अंदर कवर्ड रहोगे, जैसे पीछे हमने पढ़ा था। Yes, even if manufacturing stops using power, even if employee count drops below the limit जो हमने 10 नंबर बोला है, चाहे कुछ बदल जाए, एक बार आप PSI एक्ट लग गया मतलब लग गया। ओके, क्या एप्लीकेबिलिटी आपका ब्रेन प्रोसेस कर पा रहा है? अगर क्वेश्चन आया कहाँ ऐसा एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो क्या फैक्ट्रीज, क्या इंक्लूड, क्या एक्सक्लूड, क्या नोटिफिकेशन, क्या इंडस्ट्रियल, क्या कमर्शियल, क्या एग्रीकल्चर, क्या बाकी लोग, और बाकी लोग के अंदर कंसल्टेशन कैसे हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आ रहा है, ये सारी बातें लिख पाओगे? अगर लिख पाओगे तो सही दिशा में आप जा रहे हो। ये नोट्स में आपके साथ ऑलरेडी एक्चुअली अपलोड कर चुकी हूँ मैं, ये सारे एक्ट तक ऑलरेडी नोट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ऑन योर विजय धनुष बैच विच इज अवेलेबल एट CMA सारथीज ऐप। जस्ट 2 रुपये देकर अपने डिटेल्स फिल कर आप अपने आप को एनरोल कराएंगे विजय धनुष बैच में, ताकि आप ये नोट्स एक्सेस कर पाए ऑन द ऐप, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेज लिमिट फॉर कवरेज। आई होप आप कंट्रीब्यूशन की बात एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लिख चुके हो, 4 वाली बात लिख चुके हो, CMA के आगे अपना नाम लिख चुके हो। अगर नहीं लिखा है तो किस बात की देरी है बेटे, लिख दो लिख दो लिख दो। चलो, वेज लिमिट फॉर कवरेज क्या है, ये ऐसा एक्ट में क्या लिमिट है कि आप कैसे कवर हो पाओगे। वेज सीलिंग है 21,000 रुपए प्रति माह, और मुझे लगता है इस बार यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान, बट क्योंकि 4 चैप्टर्स में इतने नंबर हम पढ़ चुके हैं, तो बच्चे यहाँ भी हो जाएंगे कंफ्यूज। बट अगर आपने अपने नोटबुक में MCQ टॉपिक में ये बात लिख ली कि कवरेज जो आती है वो है 21,000 रुपए प्रति महीना, दैट इज द वेज सीलिंग, इसके ऊपर नहीं हो सकते। तो जब आप रिविजन करोगे, आप ये नोटबुक उठाओगे और आपको तो याद रहेगा।
और आपका तो आंसर सही हो जाएगा और आपको तो ये 2 नंबर मिल जाएंगे और आप ऐसे करते 2-2 नंबर लेते लेते 30 नंबर तक पहुंच जाओगे। ये तो हम चाहते हैं। यस जब वेज कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसमें ओवर टाइम रेम्यूनरेशन मतलब जो 21,000 रुपए है ये ओवर टाइम वाले पैसे करके नहीं होने चाहिए। ओवर टाइम रेम्यूनरेशन एक्सक्लूडेड रहता है यहाँ पर। इनिशियल कवरेज एम्प्लॉय जो कि कमा रहा है 21,000 रुपए प्रति महीने से कम। फिर से कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की ये वाला और ये वाला कभी कभी भूल जाते हैं, हमें समझ नहीं आ पाता, हम रीड नहीं कर पाते। समझो, क्या 7 बड़ा है 6 से? क्या 10 बड़ा है 2 से? अब यहाँ पर क्या बड़ा है? 21,000 पर मंथ या उससे ज्यादा बड़ा है, मतलब यहाँ वाला कम है। अगर कोई एम्प्लॉय 21,000 रुपए प्रति महीने से कम कमा रहा है वो ईएसआई में कवर्ड है। ये तो हमने वेज सीलिंग बोली ना, ये तो हमने वेज सीलिंग बोली। तो कभी भी कहीं भी फंसते हो, दिस इज द वे फॉर यू टू एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ। ठीक है, अगर 21,000 से ज्यादा आपकी वेज हो जाती है मिड पीरियड, मतलब मान लेते हैं 8 महीने तो 21,000 तक ही चल रही थी, अब बढ़ गई है, फिर क्या करोगे? एम्प्लॉय जैसा एम्प्लॉय है वो कंटिन्यू रहेगा टू बी कवर्ड टिल द एंड ऑफ द कंट्रीब्यूशन पीरियड। और कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या है? 1 अप्रैल से 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर से 31 मार्च। सो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक एम्प्लॉय है, उसकी अप्रैल में सैलरी थी लेट्स से 20,500 रुपीज और ये चल रहा था बट जून में जाकर सैलरी हो गई 22,000 रुपीज। 21,000 से कम था ईएसआई कवर हो रहा था, बट जैसे ही 21,000 से ऊपर हुआ ईएसआई में आप कवर नहीं हो रहे। बट ईएसआई में कवर रहोगे कब तक? सितंबर तक, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन पीरियड है। और यही अगर सितंबर की जगह लेट्स से आपकी सैलरी नवंबर में बढ़ी होती तो फिर क्या होता? तो मतलब पीछे वाला कवर, पिछले वाला कंट्रीब्यूशन पीरियड तो कवर होता है, इस बारी का कंट्रीब्यूशन पीरियड भी कवर हो जाएगा क्योंकि बीच में चालू हुआ है 31 मार्च तक रहेगा। इट विल बी कवर टिल द एंड ऑफ द कंट्रीब्यूशन पीरियड, कंटिन्यू रहेगा। छोटी सी बात है, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैंने अभी तक देखे भी नहीं है, बट जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं हमें पता तो होना चाहिए उसकी डिटेलिंग। सही बात है कि नहीं? ठीक है, चलो फिर सारा जो लिखा है मैं हटा दे रही हूँ। आई होप आपने इसको पढ़ लिया है, समझ लिया है। आगे बढ़ ले। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो मैम हम आंखें बंद करके भी सही आंसर दे सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है तो हाँ ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, बाकी सारे एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑपरेट हो रहे हैं यहाँ पर मेजर पोर्ट्स आ जाते हैं, माइंस आ जाती हैं, ऑयल फील्ड आ जाते हैं और रेलवेज भी आ जाता है। इन सबको छोड़ के अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं स्टेट गवर्नमेंट रहने वाली है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट रहने वाली है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इतनी बार पढ़ चुके हैं लास्ट 2 सेशन और आज मैं तो मतलब ये मान ही नहीं सकती आपको ये लर्न नहीं हुआ होगा। अगर लर्न नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ है मेरे बेटे, फिर इसका मतलब आप पोस्ट द सेशन इतना एफर्ट नहीं दे रहे हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट क्या है? जब लेबर रिजल्टिंग इन बर्थ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड, मतलब एक लेडी को लेबर पेन हुए और उससे बेबी हुआ और वो बेबी इज अ लिविंग बेबी, मतलब जैसे स्टिल बॉर्न बेबी आ रहा है तो यहाँ कवर नहीं हो रहा है। इसलिए हर एक वर्ड लॉ में इम्पोर्टेंट है। आप मेरे से सोच सकते हो, पूछ सकते हो मैम लिविंग बेबी लिखने का, लिविंग चाइल्ड लिखने का क्या मतलब है? यहाँ पर हम स्टिल बॉर्न चाइल्ड कवर नहीं कर रहे हैं। या फिर लेबर आफ्टर 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन चाइल्ड, चाहे वो अलाइव है चाहे वो डेड है, तो कन्फाइनमेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 3। तो क्या सेक्शन लर्न करना है? सेक्शन चाहे ना भी लर्न हो बट कन्फाइनमेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 1 में पढ़ा था। अगर मैं वैसे ज़्यादातर आपके लिए जो डेफिनेशंस में लेकर आती हूँ कोशिश यही करती हूँ कि आपको लर्न करना आसान हो। तो इसी तरीके से आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन वाले पेज में ही सेक्शन 2 सब सेक्शन
3 लीजिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 नहीं हमने पढ़ा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 पढ़ा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 पढ़ा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के अंदर हमने जस्ट अभी अभी कन्फाइनमेंट पढ़ा है। कन्फाइनमेंट में क्या बोला है कि लेबर हुआ है, उस लेबर से बेबी हुआ है और वो लिविंग चाइल्ड होना चाहिए, या फिर 26 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद बेबी हुआ है, चाहे वो लाइव है चाहे डेड है, ये कन्फाइनमेंट है। यहाँ से मेजरली अगर कन्फाइनमेंट से क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू ही आ सकता है, मेजर चांसेस यही है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिपेंडेंट। जो लीगल डिपेंडेंट हमने बोला था कौन है ये लीगल डिपेंडेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6A में हमको बता रखा है, डिपेंडेंट ऑफ द डिजीज्ड इंश्योर्ड पर्सन। डिजीज मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसकी डेथ हो चुकी है और उसने इंश्योरेंस अगर करा रखा था ईएसआई के अंदर, तो फुल्ली डिपेंडेंट, wholly dependent and infirm and wholly and partly dependent, डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। मतलब क्या आ रहा है फुल्ली डिपेंडेंट में, फुल्ली डिपेंडेंट मतलब आप पे ही आश्रित है, मतलब उनका जो खाने का जरिया है, पैसे कमाने का जरिया है, वो सिर्फ आप ही हो, वो होते हैं फुल्ली डिपेंडेंट। इसमें आपकी विडो आ सकती है। लेजिटिमेट मतलब जो जायज है, नाजायज बच्चे यहाँ कवर नहीं हो रहे हैं, इसलिए लॉ की हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। लेजिटिमेट एंड अडॉप्टेड सन, जिसका 25 साल से कम उम्र है। अनमैरिड डॉटर, यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। सन जो है वो 25 साल वर्ष से कम होना चाहिए, तो उसे हम फुल्ली डिपेंडेंट मानेंगे। मैरिड अनमैरिड डॉटर है अगर, तो वो भी फुल्ली डिपेंडेंट है, चाहे वो अब 19 वर्ष की है या 29 वर्ष की है, कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और विडोड मदर भी फुल्ली डिपेंडेंट में आ जाती है। तो कौन कौन डिपेंडेंट की डेफिनेशन में अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 से कवर हो जाता है, फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हैं। फुल्ली डिपेंडेंट में आपकी विडो हो सकती है, आपका लेजिटिमेट या अडॉप्टेड सन हो सकता है जो 25 वर्ष से नीचे, अनमैरिड डॉटर हो सकती है और विडोड मदर हो सकती है, ये फुल्ली डिपेंडेंट है। फिर होली डिपेंडेंट और इनफर्म, होली डिपेंडेंट एंड इनफर्म में कौन आ जाता है, बेसिकली पूरे के पूरे आप पे डिपेंडेंट है। इनफर्म का मतलब होता है जो वीक है, या तो माइंड से या बॉडी से, आपने देखे होंगे पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड, ठीक है, वो होते हैं इनफर्म। तो होली डिपेंडेंट है, इनफर्म है और होली डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। ये यहाँ पर इनफर्म सन, इनफर्म डॉटर आ सकती है, एंड दे शुड बी, और यहाँ पर 25 साल से ज्यादा वाली बात भी हो जा रही है, बट लेजिटिमेट होने चाहिए, इलेजिटिमेट नहीं कवर होते हैं डिपेंडेंट की डेफिनेशन में। आपके नाजायज, अगर किसी का कोई औलाद है कि नाजायज किसी का कोई बच्चा है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। लेजिट भी हो सकता है, अगर आपका अडॉप्टेड है तो भी चल जाएगा, ठीक है, या होली या पार्टली डिपेंडेंट भी डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो हमने क्या बोला, फुल्ली डिपेंडेंट बोला, वहां विडो बोला, वहां पर सन बोला, 25 वर्ष से नीचे बोला, अनमैरिड डॉटर बोला और विडोड मदर बोली। फिर हमने होली डिपेंडेंट और इनफर्म बोला, वहां पे 25 वर्ष से ऊपर वाली बात बोल दी, बट लेजिट और अडॉप्टेड होनी चाहिए या अडॉप्टेड हो सकता है, इलेजिटिमेट नहीं होता है, और होली और पार्टी डिपेंडेंट भी हो सकता है। ये लोग डिपेंडेंट है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 से जो कवर हो जाते हैं। अगर मैं होली और पार्टली डिपेंडेंट के बारे में बात करती हूँ, तो यहाँ पे पेरेंट हो सकते हैं अदर देन विडोड मदर, मतलब आपके अगर विडो नहीं हो रखा है, माँ पापा दोनों जिंदा है या पापा ही है, ठीक है। माइनर इलिजिटिमेट चाइल्ड आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा मुझे, माइनर इलेजिटिमेट मतलब आपका नाजायज 18 वर्ष से नीचे का अगर बच्चा है, तो वो भी डिपेंडेंट की परिभाषा में आ जा रहा है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 से। मैरिड और विडोड माइनर डॉटर, अगर माइनर मतलब किसी का बाल विवाह करा दिया है, ठीक है, तो बाल माइनर है ना, तो चाहे मैरिड है चाहे विडोड है, वो भी कवर हो जा रही है। माइनर सिबलिंग मतलब आपका भाई बहन भी कवर हो जा रहे हैं, अगर वो अनमैरिड है या विडोड है, ठीक है। विडोड डॉटर इन लॉ, अगर किसी के बेटे की डेथ हो गई और उसकी वाइफ है, तो वो भी आ जा रही है होली डिपेंडेंट या पार्शली डिपेंडेंट में। माइनर चाइल्ड ऑफ द प्री डिजीज्ड सन और डॉटर, जहां नो पेरेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है राम, ठीक है, राम का बेटा था श्याम, ये राम है ये श्याम है, श्याम की डेथ हो गई, ओके, और उसका लेट्स से एक बेटा है एक बेटी है,
जो कि 18 वर्ष से नीचे हैं। तो क्या ये राम के ईएसआई में आ जाते हैं, कवर होंगे, डिपेंडेंट होली है पार्शियल डिपेंडेंट में आएंगे, आ सकते हैं अगर इनकी मम्मी भी नहीं है। अगर श्याम का जो पार्टनर था, इनकी मदर थी, वो भी अगर नहीं है तो ये माइनर प्री डिजीज सन के माइनर सन और डॉटर भी डिपेंडेंट की परिभाषा में आते हैं। मैम इतनी डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, इतना देर क्यों लगा रहे हो बेटे, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, इसलिए मेरे को इस पे समय बिताना ही पड़ेगा और आपको भी बिताना पड़ेगा पोस्ट सेशन। ठीक है। पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स इफ नो पेरेंट अलाइव, सो मतलब राम के लेट्स से मम्मी पापा थे, राम के मम्मी पापा थे जिनकी तो डेथ हो चुकी है, पर इस पापा के मम्मी के मतलब आपके नाना नानी, इस पर्सन के नाना नानी कवर नहीं होते हैं, दादा दादी बट कवर हो सकते हैं। पेटर्नल मतलब पापा की साइड के मम्मा पापा कवर हो सकते हैं अगर ये वाली लोग की डेथ हो चुकी है, मम्मा पापा की डेथ हो चुकी है, इफ नो पेरेंट अलाइव। तो ये भी होली और पार्टली डिपेंडेंट के अंदर डिपेंडेंट की परिभाषा में अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 से कवर हो जाते हैं। क्या हमें यहाँ पर पोजेशन समय लगाना है? जी बिल्कुल लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आप इस टॉपिक को अच्छे से रिकॉल कर पाए। एम आई क्लियर? या चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट इंजरी। काम करते करते आपको इंजरी हो जा रही है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 के अंदर बात करें तो हमने 2.1 बात करी, 2.3 बात करी, 2.6 से बात करी, अब 2.8 बात कर रहे हैं। सेक्शन लिखते चले जाइए अपने नोटबुक में। एम्प्लॉयमेंट इंजरी क्या है? एम्प्लॉयमेंट इंजरी आपको पर्सनल इंजरी हुई है काम करते करते, लेट्स से एक्सीडेंट हो गया। आपने कौन सी एक मूवी देखी होगी, तेरी उंगली पकड़ कर चला ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। कौन सी मूवी है ये जिसमें वो श्रीदेवी अपनी, श्रीदेवी बेचती है, कोई और है इसमें, वही वही वाला गाना है। श्रीदेवी तो है बट वो बेच नहीं रही अपने हस्बैंड को, वो तो जुदाई था। मुझे नाम नहीं याद आ रहा मूवी का क्या नाम था, आपको याद हो तो बताना। वही वही गाना है जिसके अंदर उसमें एक्सीडेंट हो जाता है किसी का काम करते करते, वो कहती है मेरी गाड़ी में क्यों लेकर गए, वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन करती है ना। तो खैर वो वाला बंदा यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा अगर इंजरी एक्सीडेंट हुआ, पर्सनल इंजरी हो गई एक्सीडेंट से, या फिर मतलब आपका काम ऐसा है, जैसे मान लेते हैं आप माइंस में जाते हो, जैसे आपके लंग्स खराब हो जा रहे हैं ऑक्यूपेशन की वजह से, जो डिजीज आ जा रहा है, वो इंजरी भी पर्सनल इंजरी में कवर हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 हम कर रहे हैं। अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट की वजह से ये आपको बीमारी, परेशानी, इंजरी होनी चाहिए। ठीक है, मस्ट बी इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में ही होनी चाहिए। इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स इंसिडेंट्स इनसाइड और आउटसाइड इंडिया। मान लेते हैं आप अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही दुबई गए थे, ठीक है, या किसी गल्फ कंट्री गए थे, ऑयल फील्ड्स में आप काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही गए थे और वहां पर कोई इंजरी हो गई है तो वो भी इंजरी में कवर हो जाती है। ये डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा समय हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे जब हम डिवीजन कर रहे होंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय कौन होता है, एम्प्लॉय में कौन कौन इंक्लूड हो जाता है, कौन कौन इंक्लूड नहीं होता है, आइए इस पर भी थोड़ा तवज्जो डाल लेते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर वो एम्प्लॉयज आ जाते हैं जो डायरेक्टली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय करे जा रहे हैं, चाहे वो प्रीलिमिनरी जिस काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है उस प्रीलिमिनरी वर्क को कर रहे हैं, या उससे रिलेटेड कोई वर्क, इंसिडेंटल वर्क, मतलब ऐसे प्रीलिमिनरी और इंसिडेंटल को ऐसे समझो हमेशा के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, जो प्राइमरी वर्क है प्रीलिमिनरी है, उस काम को करते करते वो काम हो जा रहा है, दूसरा काम हो जा रहा है। जैसे गन्ने का अगर हम रस निकाल रहे हैं या गन्ने से हम शुगर निकाल रहे हैं तो उससे सुक्रोज और फ्रुक्टोज और कुछ कुछ निकल जा रहा है। या एक और एग्जांपल लेते हैं, दूध का काम करते हैं हम, तो प्राइमरी काम तो हमारा दूध का है, बट उसी से दूध से मलाई भी बन जा रही है, लस्सी बन जा रही है, पनीर भी बन जा रहा है, दही भी बन जा रहा है, दैट इज इंसिडेंटल।
ठीक है। तो जो डायरेक्ट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने काम पर लोग रखे हैं वो तो है ही एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, बट उसी के साथ साथ वो लोग भी आ जाते हैं जो काम जो कर रहे हैं, बेसिकली जो काम कर रहे हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द्वारा, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, चाहे इंसिडेंटल हो, या किसी भी तरीके से फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट से कनेक्टेड हो और आप ऐसे काम कर रहे हो, तो आप एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जाते हो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 ऑफ ईएसआई एक्ट 1948। ठीक है जी। अब एम्प्लॉयज थ्रू एन इमीडिएट एम्प्लॉयर ऑन द प्रीमाइस और अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय जो इमीडिएट एम्प्लॉयर द्वारा अपॉइंट किया गया है, ऑफिस की प्रीमाइसिस में, फैक्ट्री के प्रीमाइसिस में काम कर रहा है, या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के सुपरविजन के अंदर काम कर रहा है। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो बता रहा है ये काम करो, ये काम नहीं करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, लाइक दैट, सुपरविजन, है ना। सर्विसेज लेंट और हायर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो सर्विसेज या तो दी गई है या हायर करी गई है बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, टू द प्रिंसिपल, किसी ठेकेदार ने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कोई काम वाले लोग दिए हैं तो वो भी एम्प्लॉय में आ जा रहे हैं। ठीक है। वर्कर्स एंगेज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ फिनिश गुड, ये लोग भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जा रहे हैं। अगर आप एक ऐसा वर्कर हो जो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में इन्वॉल्व हो, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल ऑफ फिनिश गुड्स में इन्वॉल्व हो, तो आप भी सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर एम्प्लॉय की परिभाषा में आ जाते हैं। बट अगर आप मेंबर हो इंडियन नेवल का, मिलिट्री का, एयरफोर्स का, तो इन्हों पकड़ लो आप वहां में, तो आप एक्सक्लूड हो जाते हो। एम्प्लॉयज अगर 21,000 प्रति महीने से ज्यादा आप कमा रहे हो ओवर टाइम को हटाकर, तो हाँ, ओवर टाइम इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता, ओवर टाइम को हटा के तो भी आप एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आते हैं। हाउएवर सच एम्प्लॉयज रिमेन कवर्ड अंटिल कंट्रीब्यूशन पीरियड, तो हमने पढ़ा है ना, अप्रैल से लेके सितंबर तक और अगस्त से लेके मार्च तक, ये हमने पढ़ा है। वो कंट्रीब्यूशन वाली बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब आप अपने आप को थोड़ा सा समय दो, एंड आई वांट यू गाइस to read the definition of employee in here so that once you are able to process this information and then we move forward। अपना CMS आरती ऐप उठाओ, ठीक है, मोबाइल उठाओ, ऐप देखो और ऐप में जाकर रीड कर लो नोट से, या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर रीड कर लो, बट रीड कर लो। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे फैमिली की ओर। फैमिली में कौन कौन आ जाता है? फैमिली में आपका जो भी एम्प्लॉय है उसका स्पाउस आ जाता है, कहने का मतलब पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है। माइनर लेजिटिमेट या फिर अडॉप्टेड चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑन द इंश्योर्ड, मतलब बेसिकली 18 वर्ष नीचे और डिपेंडेंट होना चाहिए इस इंश्योर्ड पे, तो ये मतलब बेसिकली अविवाहित और असर्द संतान जो इंश्योर्ड व्यक्ति पर निर्भर हो, जिसे हम डिपेंडेंट बोल रहे हैं। चाइल्ड होली डिपेंडेंट, अगर पढ़ रहा है बट 21 वर्ष तक ही। अनमैरिड डॉटर तो पूरी आ जाती है चाइल्ड, ठीक है। इन्फॉर्म चाइल्ड, इन्फॉर्म क्या मैंने आपको बताया, चाहे वो मेंटल हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, वीकनेस, डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग। डिपेंडेंट पेरेंट्स भी आ जाते हैं जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना लिमिट सेट करी है उससे नीचे अगर वो कमाते हैं तो। ओके, इफ अनमैरिड और पेरेंट नॉट अलाइव, माइनर ब्रदर और सिस्टर डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स। लेट्स से जो बंदा है उसके मम्मी पापा नहीं है बट उसके भाई बहन है और वो डिपेंडेंट है, तो ये भाई बहन भी आ जाते हैं फैमिली की परिभाषा के अंदर। तो क्या हमें पढ़ना है पोज द सेशन? बिल्कुल, पोज द सेशन आपको लगाना है थोड़ा समय और ये पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फैक्ट्री सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में हमको बताई हुई है। फैमिली सेक्शन, फैमिली में हमने अपने, अब फैमिली के अंदर सेक्शन हमने नहीं पढ़ा है। इसके पीछे जो हमने सेक्शन देखा था तो एम्प्लॉय देखा था सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। अब हम चल दिए हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर जो कि है फैक्ट्री, और वो बन जाता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 12। फैक्ट्री सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में बता रखा है, अगर आपके प्रीमाइस में 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं लास्ट 12 महीने में तो आप ESI एक्ट में कवर हो जाते हो, और ये फैक्ट्री की परिभाषा आ जाती है, मतलब बेसिकली ESI में ये वाली फैक्ट्री कवर हो जाती है, 10 से ज्यादा लोग हैं 12 महीने में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डन, चाहे अभी चाहे पहले, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो चाहे पहले चाहे अभी, तो भी फैक्ट्री की परिभाषा में हो सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 के अंदर। बट यहाँ पे माइंस इंक्लूड नहीं होते हैं, यहाँ पे रेलवे इंक्लूड नहीं होता है, रेलवे रनिंग शेड इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ से वन ऑफ द टेस्ट पेपर्स में मैं मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करी थी इंस्टीट्यूट की तरफ से,
ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, मतलब एग्जाम में नहीं, सॉरी पीवाईक्यू में नहीं है, उस रिसोर्स पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फैक्ट्री की डेफिनेशन, यस, ये वाली भी आपको अपने नोटबुक में लिखनी चाहिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 के अंदर आएगा शायद 2 ही नंबर का एमसीक्यू, बट ये हर 2 नंबर तो मान ली इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अब इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन, अगर आपको ये डेफिनेशन याद हो, इधर एम्प्लॉय के अंदर हमने एम्प्लॉय इमीडिएट एम्प्लॉयर देखा था। ये इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन है? ये इमीडिएट एम्प्लॉयर, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन है? ये वो बंदा है जो कुछ तरीके का सर्टेन टाइप ऑफ वर्क करता है रिलेटेड टू फैक्ट्री और द एस्टैब्लिशमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर द ईएसआई पीयर रिव्यू। ये अ पर्सन हु परफॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क रिलेटेड टू फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट। A person who performs certain type of work related to factory or establishment. Work conditions क्या है? ये पार्ट या फुल वर्क कर सकता है, मतलब प्रिवाइसेस में पार्ट टाइम वर्क कर सकता है, फुल टाइम वर्क कर सकता है ऑफ द फैक्ट्री और द एस्टैब्लिशमेंट। सो बेसिकली ये वो बंदा है जो कुछ कैटेगरी ऑफ वर्क करता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है। अभी तक बात ये हमने करी है सुपरविजन, वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो भाई अगर आपको वापस मैं एम्प्लॉय की डेफिनेशन पर लेकर जाती हूँ, तो हमने देखा था employed through an immediate employer on the premises or under the supervision of the principal employer। ये भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आता है। बेसिकली ये जो इमीडिएट एम्प्लॉयर है वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जाए, और इस इमीडिएट एम्प्लॉय सॉरी हाँ इमीडिएट एम्प्लॉयर द्वारा जो लोग काम करवा रहे हैं वो लोग भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 के अंदर हम इमीडिएट सॉरी सेक्शन 2 हाँ सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 के अंदर अभी हमने डेफिनेशन देखी थी कि फैक्ट्री क्या होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के अंदर हम देख रहे हैं ये सुपरविजन, वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के सुपरविजन के अंडर ही काम करता है, हायर करता है या फिर लेंड करता है वर्कर्स। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को इमीडिएट एम्प्लॉयर हमने पीछे एम्प्लॉय की डेफिनेशन में देखा था, और इसमें ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आज आपको 2 चीजें पोस्ट सेशन लिखनी है, एक है फैक्ट्री की डेफिनेशन, एक है इमीडिएट एम्प्लॉय की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। प्लस मैंने आपको बोला है कि 2 से 3 बार आपको ये पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। डिपेंडेंट ऑफ डिजीज्ड पर्सन में कौन कौन इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं बट सारी बातें कहीं ना कहीं एमसीक्यू परव्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ व्हाट इज पीपीडी एंड व्हाट इज पीटीडी? पीपीडी इज पार्शियल परमानेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है, तो पार्शियल डिसेबिलिटी पर परमानेंट ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है, टोटली ही मतलब टोटल डिसेबलमेंट, आप काम बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, यहाँ पे जो काम कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे, इसका थोड़ा बहुत कम नीचे काम कर पाओगे। पार्शियल में ये था, है ना। परमानेंट इंजरी जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ये है पार्शियल परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, जहां पर आप अर्न कर ही नहीं पाओगे ना। इस इंजरी की वजह से, परमानेंट इंजरी की वजह से आप इनकैपेसिटेट हो गए हो, मतलब एज अ वर्कर आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके का काम नहीं कर पाओगे। दे कुड डू एट एनी टाइम, दे कुड डू एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। जो इस समय वो काम कर रहे थे, एक्सीडेंट होने से पहले जो काम कर सकते थे वो कोई भी काम नहीं कर सकते, वो है टोटल डिसेबिलिटी। ठीक है, स्कोप क्या है? ये अर्निंग कम कर देता है, ये मतलब अर्निंग की कैपेसिटी है आपकी कंप्लीटली खत्म हो गई। एप्लीकेबल एम्प्लॉयमेंट, एनी वर्क द एम्प्लॉय कुड परफॉर्म एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, वो नहीं कर पा रहे हो या कम कर पा रहे हो उससे। यस, ऑल वर्क द एम्प्लॉय कुड परफॉर्म एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, ये आ जाता है। यहाँ पर एनी है, यहाँ पर ऑल है, यहाँ पे कोई कोई हो सकता है, यहाँ पे सारे कोई भी काम नहीं कर पा रहे। ये पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, ये पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है पार्ट 2 अमाउंटिंग टू 100% लॉस, मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से 100% लॉस हो जा रहा है, पैसे नहीं कमा पा रहे हो। तो पार्ट 2 पार्ट 1 परमानेंट पार्शियल परमानेंट टोटल, लॉस ऑफ अ फिंगर लेट्स से पार्शियल आईसाइट चली गई, आ जाएगा पार्शियल डिसेबलमेंट परमानेंट। और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में आपके लेट्स से हाथ कट गए, है ना, लिम्स पैर कट गए, कंप्लीट ब्लाइंडनेस होगी, मेंटल इनकैपेसिटी हो गई आगे, इसके से आप काम कर नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पर हम सेक्शंस नहीं याद कर रहे हैं। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी,
ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में हमको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बताया हुआ है। जैसे इमीडिएट एम्प्लॉयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही परमानेंट एम्प्लॉयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। परमानेंट एम्प्लॉयर कौन है? वो फैक्ट्री का ओनर है, ऑक्यूपायर है, मैनेजिंग एजेंट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या फैक्ट्री का मैनेजर है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। ये तो फैक्ट्री का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो गया। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बताना है तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, या अपॉइंटेड अथॉरिटी है ना, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन बना रही होती तो मैं ऐसे पूछ लेती कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, तो इस डिपार्टमेंट का हेड है वो है, या फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। ठीक है, अपॉइंटेड अथॉरिटी, एक्चुअली अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वोंट बी द राइट आंसर है, अपॉइंटेड अथॉरिटी हो गया। कोई और इस्टेब्लिशमेंट है तो जो बंदा सुपरवाइज कर रहा है ना इस ऑर्गेनाइजेशन को, कंट्रोल कर रहा है सारे वर्क को, वही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है। ठीक प्यारे बच्चों, नाउ सीजनल फैक्ट्री में कौन इंक्लूड होता है, कौन इंक्लूड नहीं होता है, व्हाट्स इंक्लूडेड व्हाट्स नॉट इंक्लूडेड। सेक्शन 2 सब सेक्शन 19A इज टॉकिंग अबाउट सीजनल फैक्ट्री। ठीक है, सीजनल फैक्ट्री में आपका एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग आ जाता है, जैसे नो रुई है, रुई की ग्रीनिंग कर रहे हो, प्रेसिंग कर रहे हो, जूट को प्रेस कर रहे हो, ग्राउंडनट डेकोरेशन कर रहे हो, ग्राउंडनट डेक्रोकेशन बोल रहे हैं, मतलब ग्राउंडनट मूंगफली को छिल रहे हो, कहने का मतलब ये है डेक्रोटिकेशन। डेक्रोटिकेशन सजा नहीं रहे हैं ये। ओके, नेचुरल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, चाहे कॉफी बना रहे हो, चाहे नील बना रहे हो, इंडिगो है ना, चाहे लाख बना रहे हो, जो चूड़ियों में नहीं डलती लाख, रबड़ बन रहा है, शुगर बन रही है, इंक्लूडिंग गुड़, शुगर में गुड़ भी आ जा रहा है, नेचुरल प्रोसेस प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। बट इसमें फ्रूट जूस मैन्युफैक्चरिंग, स्पाइस ग्राइंडिंग है तो वो भी नेचुरल, बट वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो अब आपको जो क्या बातें सीजनल फैक्ट्री में आती है, इसे कम से कम 2 से 3 बार एट लीस्ट, उससे ज़्यादा पढ़ सकते हो, बट इतनी बार आपको पढ़ के कोशिश करना है रिकॉल करने का, कोशिश करना है रिकॉल करने का। ब्लैंडिंग और रीपैकेजिंग अगर 7 महीने से कम है, ठीक है, टी और कॉफी ब्लेंडिंग, पैकिंग, रीपैकिंग, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 7 मंथ्स और नहीं हो, अगर 7 महीने से कम है तो सीजनल है, ज्यादा होगा तो सीजनल नहीं होगा ना, चाहे वो चाय है, चाहे वो कॉफी। और असम, पीछे असम टी फैक्ट्री और अब टी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चे, तो ये रिवीजन करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ एमसीक्यू। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, अगर कोई नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है कि हाँ भैया ये जो ना इंक्लूड हो जा रहा है सीजनल फैक्ट्री के अंदर, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी इज नॉट नोटिफाइड और फॉलोइंग आउटसाइड द स्कोप, ऑफ कोर्स वो नहीं होगा, हम क्योंकि एक्सक्लूड बता रहे हैं, हम सीजनल फैक्टर बता रहे हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 19A के। ऑपरेशन ड्यूरेशन, फैक्ट्री इज ऑपरेटिंग फॉर लिमिटेड सीजनल पीरियड, की कुछ समय के लिए काम करते हैं और 7 महीने से कम होना चाहिए, जब मैं ये वाली बात कर रही हूँ यहाँ पर ब्लेंडिंग, रीपैकेजिंग, चाहे वो टी है चाहे वो कॉफी है। ठीक है, अब टेम्परेरी डिसेबलमेंट सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 में बता रखा है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी जिसकी वजह से मेडिकल कंडीशन, इट लीड्स टू अ मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, और टेम्परेरीली कुछ समय के लिए, 2 महीने के लिए हड्डी टूट गई है, 5 महीने के लिए, लाइक दैट एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा जो काम उसे करना था। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन में कौन कौन आ जाता है, चेयरमैन आ जाते हैं, वाइस चेयरमैन आ जाते हैं, डायरेक्टर जनरल आ जाते हैं। और डायरेक्टर जनरल बिकॉज ये अपनी कुर्सी पे बैठे हैं इसलिए लिखा है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है क्योंकि मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टर जनरल की पोजीशन में बैठी हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर भी हूँ। अगर मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स हो जाएंगे, अगर मिस्टर एक्स जनरल डायरेक्टर जनरल है तो वो इसलिए यहाँ पर आ जा रहे हैं, अगर मिस्टर वाई है तो इसलिए आ जा रहा है, मिस्टर जेड है तो वो आ जा रहा है। इट इज नॉट सेपरेटली कोई चेयरमैन है कोई वाइस चेयरमैन है, वो तो है ही, वो तो बेसिकली यहीं के लिए इलेक्ट हुए हैं। बट जो डायरेक्टर जनरल है, क्योंकि वो डायरेक्टर जनरल है इसलिए वो इस कॉर्पोरेशन में आ रहा है, इसलिए वो इस कॉर्पोरेशन में आ रहा है। रिप्रेजेंटेड मेंबर्स कौन हो सकते हैं, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेड मेंबर्स आएंगे, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, और मेडिकल प्रोफेशन से भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे जो ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होंगे दिस कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन में एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, डायरेक्टर जनरल है। डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिशियो होने के कारण है, और रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होंगे कहाँ के, एम्प्लॉयर्स के, एम्प्लॉय के, स्टेट गवर्नमेंट के और मेडिकल प्रोफेशन के भी। प्लस आपको 3 MP चाहिए जो पार्लियामेंट से आ रहे होंगे, मेंबर MP चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए,
है ना, 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या लर्न करना है? जी हाँ, वी हैव टू लर्न दिस, रटोफाई दिस। आंखें बंद करो, कॉर्पोरेशन देखो। कॉर्पोरेशन के अंदर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिशियो देखो। फिर मैं रिप्रेजेंटेटिव्स देखो, एम्प्लॉयर्स का, एम्प्लॉयज का, स्टेट गवर्नमेंट का, यस, और मेडिकल प्रोफेशन का। ठीक है, फिर एडिशनल 3 एमपीज भी चाहिए। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। टर्म और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इन लोगों की, जो जिनके बारे में अभी हमने कॉर्पोरेशन में बात करी? सेक्शन 5 का बात करता है टर्म के बारे में। मेंबर्स रीनोमिनेट भी हो सकते हैं, री इलेक्ट भी हो सकता है। ऐसे सेक्शन 6 हमको बता रहा है। ये सेक्शंस लर्न करना है? हाँ, ये पूरा कॉर्पोरेशन ऐसे ही आपको लर्न करना होगा। ओके, ऑर्डर्स, डिसीजंस जो है वो जनरल डायरेक्टर साइन करते हैं, जो एक्स ऑफिशियल है ना, ये जो भी कोई भी ऑर्डर देते हैं, कोई भी डायरेक्शन देते हैं, वो ये देते हैं। और वही मतलब दे तो कोई भी सकता है, बट साइन वाया इनके थ्रू आएगा। ओके, नाउ सबऑर्डिनेट बॉडीज कौन है? ईएसआईसी की हमने रीजनल बोर्ड बोला था, हमने मेडिकल बोर्ड, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल बोला था, हमने लीगल कमिटी भी बोला था। और ये सब भी सेक्शन 25 के अंदर आते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं बता रही हूँ। अब बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। स्टैंडिंग कमेटी के क्या नंबर्स हमें लर्न करने हैं? जी हाँ, लर्न करने हैं। ज्यादातर चांस यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाने का है। एक चेयरमैन चाहिए, कॉर्पोरेशन मेंबर्स 3 चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव 3 चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स चाहिए 3 एम्प्लॉयर के, 3 एम्प्लॉय के, एक मेडिकल प्रोफेशन का, एक पार्लियामेंट से इलेक्ट हो जाएगा। और ये सारे मिलाकर 8 हो जाते हैं। 3 और 3 6 और एक, सॉरी, ये सारे मिला के नहीं, ये सारे मिला के 3 और 3 6 और एक 7 और एक 8, और ऐसे ये 8 बन जा रहा है। इलेक्टेड मेंबर्स हैं 3 एम्प्लॉयर के, 3 एम्प्लॉय के, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट का और एक मेडिकल प्रोफेशन वाला। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल तो एक्स ऑफिशियो है। तो चलो और लर्न करते हैं कौन कौन लोग होने वाले हैं स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। सेक्शन 8 बात करता है स्टैंडिंग कमेटी के बारे में, जहां एक चेयरमैन होगा, 3 लोग होंगे जो कॉर्पोरेशन मेंबर्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी 3 होंगे, फिर मेंबर्स हैं जब 3 एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव है, 3 एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव है, एक मेडिकल प्रोफेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, एक इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट से ले रखा होगा एक बंदा, और एक तो जनरल डायरेक्टर जनरल है। वापस से शुरू से वापस से चेयरमैन एक, 3 लोग चाहिए हमारे को कॉर्पोरेट के मेंबर्स, 3 लोग चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, फिर हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स आ जाएंगे। टोटल 8 है, वो 8 की कैसे कैलकुलेशन बनी? 3 एम्प्लॉयर के, 3 एम्प्लॉय के, एक मेडिकल प्रोफेशन का, एक आपका पार्लियामेंट से इलेक्ट होगा, और एक डायरेक्टर जनरल है। सिंपल, खत्म। टर्म 2 साल रहता है आफ्टर इलेक्शन नोटिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हाई पॉसिबिलिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो एमसीक्यू वाले टॉपिक में इसको लिख लेंगे सब बच्चे। और ये बंद हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी, इफ दे नो लॉन्गर रिमेन कॉर्पोरेशन मेंबर्स। अगर कॉर्पोरेशन मेंबर्स नहीं है तो बनेंगे ही नहीं, कॉर्पोरेशन मेंबर होना पड़ेगा तो आप स्टैंडिंग कमेटी के पार्ट हो पाओगे। जो ये कॉर्पोरेशन मेंबर्स, हमने पीछे कॉर्पोरेशन के बारे में बात करी ना, ये सेक्शन 4 के अंदर, फिर सेक्शन 8 में आप आ पाओगे स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सुपर सेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है किसी ने डिफॉल्ट किया है, अपनी कुर्सी का, अपनी पोजीशन का अब्यूज किया है, तो वो पहले कंसल्ट करेंगे या तो ईएसआईसी से या कमिटी से, स्टैंडिंग कमिटी से, उनको अपनी अपनी साइड कहने का मौका देंगे, गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। ओके, अगर अनसेटिस्फाइड है तो आप उनको उनकी सस्पेंड कर देंगे, बेसिकली सुपरसीड कर देंगे उस बॉडी को। और सारे मेंबर्स को अपना ऑफिस वकेट करना होगा। कोई भी जना उस ऑफिस में नहीं रह सकता, और इमीडिएट रिकॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी लोग पहले थे उनको हटा के अब कोई नई बॉडी बना दी जाएगी, बट इट इज डन इमीडिएटली। क्या है सुपर सेशन इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। सेक्शन 10 इसके बारे में बात करता है। यहाँ पर भी चेयरमैन चाहिए। चेयरमैन डायरेक्टर जनरल है, जो ईएसआई के डायरेक्टर जनरल है, एक्स ऑफिशियो रहेंगे। को चेयरमैन डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज रहेंगे, अगेन ये भी एक्स ऑफिशियो, क्योंकि ये इस कुर्सी पे बैठे हैं, इस वजह से ये को चेयरमैन। दोनों डायरेक्टर जनरल, यहाँ पे ईएसआई है, यहाँ पे हेल्थ सर्विस। ओके, ईएसआई चेयरमैन है, को चेयरमैन हेल्थ सर्विस है, एक्स ऑफिशियो ही। स्टेट मेंबर्स एक्स ऑफिशियो, जो मेडिकल कमिश्नर होगा वो होगा यहाँ पर पर्सन, और ईएसआई कॉर्पोरेशन का मेंबर होगा वो अगेन यहाँ पर होगा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का के अंदर जो बंदा
कॉन्स्टिट्यूट करेगा बॉडी। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट एक्सक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में आप इंक्लूड नहीं होती, यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर के 3, एम्प्लॉय के 3, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन में 3 होंगे एटलीस्ट, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए, क्योंकि अब हम मेडिकल बेनिफिट काउंसिल ही बना रहे हैं। यहाँ पे भी 3 ही है, बट एक कम से कम वुमेन होनी पड़ेगी। टर्म ऑफ ऑफिस यहाँ पे 4 साल है, पीछे अगर आपने देखा तो वहाँ हमने 2 साल बोला था। बहुत बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट ये छोटी छोटी बातों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नाउ एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? मैंडेटरी है हर एक बंदे को जो कि इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है, 21,000 वाली और जो पीछे सारी बातचीत करी एप्लीकेबिलिटी की आ रहा है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको। और प्लस आपको ऐसा बेनिफिट लेना है तो आपको अपने आप को एनरोल तो कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन तो करानी पड़ेगी। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होती है, पूरी लाइफ के लिए वो वैलिड रहती है। ईएनएफ अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज भी हो जाती है, मतलब इस जगह से हम किसी और एक्स कंपनी से वाई कंपनी जा रहे हैं, तभी भी अगर भाई हम एनरोल हो, अगर हम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो रहेंगे। डिटेल्स क्या चाहिए बंदे को? खुद का तो बात बतानी ही है और फैमिली डिटेल्स भी बतानी है, प्लस फैमिली फोटोग्राफ भी चलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ट्रू फॉल्स यहाँ से पूछा जा सकता है। प्रोसेस क्या? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। एक बार अभी आपने पढ़ा है, इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेसेशन रीड करेंगे, अपने कंटेंट को देखेंगे, पढ़ेंगे फ्रॉम योर स्टडी मैट। ओके। अब कंट्रीब्यूशन की रिकवरी कैसे होगी? सेक्शन 45B में अरियर्स के जैसे होगी, है ना। इसको हम अरियर फ्रॉम लैंड रेवेन्यू ले लेंगे, नहीं आया तो उनको ले लेंगे और उसको अरियर जैसे मान लेंगे। एंड 45C में सी से सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट और मोड ऑफ रिकवरी। जो ऑथराइज ऑफिसर है एक सर्टिफिकेट लेगा, कंट्रीब्यूशन क्योंकि लेना है, 3.25 का एम्प्लॉयर्स है ना। सर्टिफाइड अमाउंट करेगा, जो भी अमाउंट ड्यू है वो जो ये ऑफिसर है वो बताएगा कि इतना अमाउंट लेना है, कलेक्ट करना है। रिकवरी ऑफिसर जाएगा और इसको अरियर्स ऑफ लैंड में 45B में जैसे बोल रहा है ना, डालेंगे किस कैटेगरी में डालेंगे, पैसे आए तो डालेंगे, का किस हेडिंग में डालेंगे। जैसे हम बैलेंस शीट से रिजल्ट बनाते हैं तो हेडिंग में डालते हैं ना, तो किस हेडिंग में डालेंगे? अरियर्स फ्रॉम लैंड रेवेन्यू में डालेंगे कंट्रीब्यूशन को। अब रिकवरी कैसे करेगा ये रिकवरी ऑफिसर? क्योंकि कंट्रीब्यूशन लेना है, जितना अमाउंट है कैलकुलेट हो गया है, तो या तो प्रॉपर्टी अटैच कर देगा कि भाई इस प्रॉपर्टी को बेच के पैसे जो आएंगे वो दे दिया जाएंगे, लाइक दैट। मूवेबल इमूवेबल हो सकता है, अरेस्ट कर सकता है, डिटेन कर सकता है एम्प्लॉयर को, हिरासत में रख सकता है और जेल की सलाखों के पीछे भी डाल सकता है। रिसीवर अपॉइंट कर सकता है प्रॉपर्टी के लिए। मतलब बेसिकली रिसीवर कौन होता है कि सारी प्रॉपर्टीज बेचो, सबसे पैसे इकट्ठे करो, या जिस जिसके पैसे ने देने हैं इस जगह जने के, उनसे रिसीव करो पैसे से। रिसीवर अपॉइंट कर सकता है ये ऑफिसर, रिकवरी ऑफिसर। और प्रायोरिटी रूल, पहले फैक्ट्री असेट आएंगे, फिर पर्सनल असेट आएंगे। मतलब जो ऑर्गन फैक्ट्री है पहले उससे पैसे ले लो, और वो पूरे नहीं पढ़ पा रहे हैं लोगों के पैसे देने के, जो कंट्रीब्यूशन में आना है, जो अमाउंट ड्यू है, फिर पर्सनल असेट लोगे, अदरवाइज नहीं। क्या ये लर्न करना है? बिल्कुल ऐसे ही लर्न करना है। ठीक है। अब क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स मैं एक्चुअली आपको पहले बता चुकी, जब हमने सेशन चालू किया था वहीं पर बात करी थी, बट सेक्शन 46 पर्टिकुलरली हमको यहाँ बताया हुआ है कि सिकनेस बेनिफिट ले सकते हो, पीरियोडिकल पेमेंट में टेम्परेरीली सिक, मेटर्निटी बेनिफिट हो सकता है, चाहे वो कन्फाइनमेंट हमने पीछे देखा था, या मिसकैरेज हो गया है, या प्रेगनेंसी में आपकी इलनेस है। डिसेबलमेंट बेनिफिट हो सकता है, चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है, क्योंकि आप काम करते करते आपको इंजरी हुई थी। डिपेंडेंट बेनिफिट हो सकता है, अगर डेथ हो गई है ना उस बंदे की जो काम करा था, तो डिपेंडेंट को पैसे जाएंगे। मेडिकल बेनिफिट होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट और अटेंडेंस दोनों। फ्यूनरल एक्सपेंस, डेथ हो गई मान लेते हैं, द एल्डेस्ट फैमिली मेंबर या पर्सन इनकरिंग कॉस्ट विद इन गवर्नमेंट सेट लिमिट को पैसे किसको दोगे? जो फ्यूनरल के लिए, मतलब जो अंतिम संस्कार होते हैं उनके लिए पैसे भी ये सारे में कवर हो जाते हैं। या तो एल्डेस्ट पर्सन को देते हैं, जो बंदा कर रहा होता है, सारी विधियां कर रहा होता है उनको देते हैं, बट वो अमाउंट जो है ऐसे नहीं बता सकते 1 लाख रुपए में हमारा फ्यूनरल, ऐसे नहीं बता सकते। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो सेट किया है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा ना, फिर सेंटर होगा कि स्टेट होगा, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बेनिफिट्स है। क्लेम विंडो 3 महीने के अंदर अंदर हो सकता है, बट इससे ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है, वहाँ पे आपको कंप्लायंसेस रीजन बताना पड़ता है। क्या आप एक जगह से ज़्यादा जगहों पे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बार ऑन डुअल कंपनसेशन क्या अलाउड है? ये सारा एक्ट में अलाउड है। नॉट अलाउड साइमल्टेनियसली क्लेम वर्क कंपनसेशन एक्ट और अदर लॉ सेम इंजरी में, कि भैया मैं इस एक्ट इस लॉ से भी ले लूँ पैसे, इस लॉ से भी ले लूँ, इस लॉ, ऐसे नहीं हो सकता। दिस इज नॉट व्हाट कैन हैपन। अगर आप ये सब में कहो ना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। रीपेमेंट ऑफ इम्प्रॉपर बेनिफिट्स, अगर इम्प्रॉपर बेनिफिट किसी ने रिसीव करे हैं तो रीपे करने पड़ेंगे टू ESIC। इफ द रिसिपिएंट डाइज तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करने पड़ेंगे, मतलब जिसने रिसीव करे वो रीपे करेगा ना, वो मर गया है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव देगा। और इसको भी लैंड अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू डालते, जैसे पीछे हमने कॉन्ट्रीब्यूशन का डाला था अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू में, ये वैसे ये भी अरियर्स ऑफ लैंड, अगर अगर इम्प्रॉपरली आपने कराया है, ठीक है, रिसीव ना। डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स, ESI कोर्ट जुरिस्डिक्शन जो है, ESI कोर्ट्स हैंडल करते हैं एम्प्लॉय का स्टेटस की ये इंक्लूड होगा ESI में, नहीं होगा। वेज से रिलेटेड डिस्प्यूट की 21,000 वाला अमाउंट इंक्लूड हो रहा है, कुछ ओवर टाइम आ जा रहा है उस रिलेटेड, कॉन्ट्रीब्यूशन और रिकवरी से रिलेटेड, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड, कुछ बेनिफिट एलिजिबिलिटी अमाउंट, ये सब कुछ कौन देख रहा है, ये ESI कोर्ट ही देख रहा है। इसका सेपरेट हमारे समझ में ट्राइब्यूनल्स के बारे में पहले बातचीत करिए, वैसे ये कोर्ट ही देख रहा है, यही ऑथराइज पर्सन है, यही बेसिकली डिस्प्यूट्स को हैंडल करेगा। अपील मान लेते हैं इस ESI कोर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट जाओगे ऑन सब्सटैंशियल लो क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है उसको लेते हुए। टाइम लिमिट 60 डेज, जिस दिन से ऑर्डर आया ना ESI कोर्ट से, जिस दिन से ऑर्डर आया ESI कोर्ट से उससे 60 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो भैया इन्होंने हमारी को, सरकार दुहाई हो हमारे को जो है इंसाफ नहीं मिला है, हमारे साथ इंसाफ हो, लाइक दैट। जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट नहीं डिसाइड करता है ESI मैटर्स में, सिविल कोर्ट कैन नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल कोर्ट नहीं 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 कर सकता है डिसाइड ESI से रिलेटेड मैटर्स में। वहां पे ESI कोर्ट आएगा और वहां सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जाओगे हाई कोर्ट, ठीक है, अंडर द ESI कोर्ट और ट्राइब्यूनल। रूल ऑन ESI लायबिलिटी डिस्प्यूट्स पे भी सिविल कोर्ट नहीं काम करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है ESIC वर्सेस जलंधर जिमखाना क्लब। सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता कि कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर ESIC कोर्ट ही आएगा और उसके अलावा आप अपील लेकर जा सकते हो ऊपर हाई कोर्ट। फिर हमारे पास पीनल प्रोविजंस दिए हुए हैं, बस मेरे बेटे बस आज का सेशन अपनी आखिरी सांस है। पीनल प्रोविजन सेक्शन 484 से 86 बता रखा है, अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया, जिस बंदे ने, मान लेते हैं एम्प्लॉई हूँ मैं, इंश्योर्ड पर्सन हूँ, मैंने कोई झूठी स्टेटमेंट दी, जो झूठा स्टेटमेंट दिया तो मेरे को 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 2,000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, 6 महीने की जेल, 2 साल का 2,000 का फाइन। सेक्शन 85A बोलता है अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, 3.25% देना था, नहीं दिया, इफ द एम्प्लॉय शेयर्स डिडक्टेड बट नॉट पेड, मतलब मान लेते हैं 0.75 एम्प्लॉय दे रहा है, उसने तो दिया बट उसको पे नहीं किया गया, तो 1 साल की कम से कम जेल होएगी और 3 साल तक हो सकती है, ठीक है। फाइन लगेगा 10,000, एम्प्लॉय पर तो कम लगाता है, एम्प्लॉयर पर ज़्यादा लग रहा है, दिख रहा है आपको, टाइम भी ज़्यादा है। कोई और एम्प्लॉयर ने कोई और वायलेशन करे अपार्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूशन तो 1 साल तक की सजा है और 4,000, मतलब अगर कंट्रीब्यूशन तुमने काटा पे नहीं किया तो 1 साल कम से कम, 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की, और इसके अलावा कोई वायलेशन एम्प्लॉयर करना तो 4,000 की है जो पेनल्टी है और 1 ही साल का है जेल, ठीक है, दोनों भी हो सकता है। अगर आप ऑफेंस रिपीट कर रहे हो, ठीक है, तो 2 साल तक की सजा हो सकती है अपार्ट फ्रॉम जो भी सजा है, प्लस 5,000 का फाइन हो सकता है। अगर डिले किया है पेमेंट में तो उसके लिए डैमेजेस है, डैमेजेस में नॉट एक्सीड द कंट्रीब्यूशन अमाउंट, डैमेजेस फॉर डिले इन पेमेंट, बिकॉज डिले हुआ पेमेंट इस वजह से मेरे को डैमेजेस हो गए, है ना, तो वो पैसे मांग सकते हैं हम, है ना, बट कंट्रीब्यूशन अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता ये, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो दिया जाएगा बिफोर यू रिकवर। कोर्ट डायरेक्शन टू पे कंट्रीब्यूशन इन प्रिजन में, जैसे 85 बोल रहा है, 85 यहाँ बोल रहा है, ये सारे डिपेंड करेगा, ठीक है, और 1,000 रुपये का फाइन हो सकता है, ओके। प्रोसिक्यूशन मतलब आप एक कानूनी कार्रवाई की कंडीशंस क्या है, प्रोसिक्यूशन सिर्फ तभी होगी विद प्रायर सैंक्शन ऑफ इंश्योरेंस कमिश्नर और एन ऑथराइज ऑफिसर, अगर यहाँ पर प्रायर सैंक्शन नहीं है तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं सकती। और ये दोनों बंदे कौन है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस कमिश्नर और ऑथराइज ऑफिसर, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 86। आप कानूनी कार्रवाई प्रोसिक्यूशन ही चालू नहीं कर सकते जब तक इंश्योरेंस कमिश्नर से आपने ओके नहीं लिया है या ऑथराइज ऑफिसर से आपने ओके नहीं लिया है,
ठीक है, चलो मेरे बेटे बस खत्म हो रहा है। पीनल प्रोविजंस क्या है बाकी और एक्ट में, एनआई एक्ट के साथ कवर हो जाए, एसआई है ना। एम्प्लॉयर चेक कर सकता है इश्यू, बट वो चेक अगर बाउंस हो गया क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे ही इनसफिशिएंट थे, फिर क्या होगा, तो 1 साल तक की सजा हो सकती है, जेल हो सकता है। 2x अमाउंट ऑफ चेक देना पड़ सकता है, और दोनों भी हो सकता है, बट ये कोर्ट डिसाइड करेगा। क्या ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनआई भी हमारे सिलेबस में, एसआई भी हमारे सिलेबस में, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन दोनों का मर्ज करते हुए बन ही नहीं सकता है। ठीक है, सेक्शन 405, 406, 409 आईपीसी का लग जाता है, इंडियन पिनल कोड का लग जाता है। ओके, कब, जब एम्प्लॉयर ने डिडक्ट तो किया बट डिपॉजिट नहीं किया, 0.75 काट रहे हो ना मेरा। इसे क्रिमिनल भी, सिविल ऑफेंस नहीं बोलते, इसे क्रिमिनल ऑफेंस बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको 3 साल की सजा हो सकती है, फाइन जैसे कोर्ट बोल रहा है, और दोनों भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, 3 साल की सजा भी हो सकती है, ये भी कोर्ट ही डिसाइड करेगा। एंड विद दिस चैप्टर इज ओवर, खत्म, डन। ओके, वी आर डन, बस ये चैप्टर हो गया डन। कोड ऑफ वेजेस हम यहाँ से नहीं करेंगे, कोड ऑफ वेजेस हम डिटेल करेंगे, जो मैं आपसे मिलूंगी अब फ्राइडे को। तब तक मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार मुझे देते रहो, ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि भी दिसंबर 25 में आने वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं। नोट्स आप विजय से ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दिशा सीएम लॉ बाय सीएम दिशा दुआ, सीएम साथी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं ले रही हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, दिस इज योर मेंटर सीएम दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।